जी पुष्पेंद्र जी, बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने भी आजकल एक स्टडी शुरू की हुई है जिसका मैं पहला प्रोग्राम पेश कर चुका हूँ कि इस्लाम कैसे आया। और जैसे कि जी आपने कहा कि हजरत अली का कत्ल किसने किया, तो पहले 4 खलीफाओं में 3 कत्ल हुए हैं और तीनों मुसलमानों के हाथों कत्ल हुए, तीनों साहबी के हाथों कत्ल हुए हैं। और जंग जमल के बारे में मैंने बताया कि जंग जमल हजरत आयशा जोजाए रसूल और हजरत अली दामाद रसूल के दरमियान हुई, जिसमें 10,000 साहबी मारे गए। हजरत अली जीते। हजरत अली से पूछा गया कि जन्नती कौन होगा, तो उन्होंने कहा दोनों जन्नती हैं। जैसे आज तालिबान कहता है कि आईएस भी जन्नती है और तालिबान भी जन्नती है। तो बड़े मसले हैं। जब 3 खलीफा कत्ल हुए, जब इस्लाम का मैसेज जो प्रॉफिट मोहम्मद लाए थे इतना ही अगर अट्रैक्टिव था, तो वो लोग जो उनके कंपेनियन थे वो आपस में लड़ मरे। तो बड़े मसले हैं। मैंने उसका पहला प्रोग्राम पेश किया है, अब दूसरा प्रोग्राम इस हफ्ते में बना रहा हूँ। बड़ी मसले हैं जंग बदर के बारे में। अब हमारे कुरान में है अलम तरा कैफा फाला रब्बुका अस्हाबिल फील, एक आयत है, पूरी सूरत है कि हाथियों का एक लश्कर आया था मक्का पे हमला करने के लिए, और जी अल्लाह ने परिंदे भेजे जो कंकर फेंकते थे और हाथी सारे मर गए, वो लश्कर पूरा मर गया। अंग्रेज ने इसकी रिसर्च रिपोर्ट पेश की है कि वो एक्चुअली पत्थर फेंकने से लाल निशान नहीं हुए थे, उस लश्कर को चेचक हो गया था। हमारे यहाँ इसको, तो ये सब चीजें मैं पेश कर रहा हूँ। मुझे भी ये लोग काफिर मानते हैं, मेरी भला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सच है वो हम सामने पेश करेंगे। पुष्पेंद्र जी, आपका बहुत टाइम सर, ले लिया, मजीद थोड़ा सा टाइम लूंगा। नहीं नहीं नहीं, जरूर जरूर, कोई कोई बात नहीं कि आपके लिए कोई कोई किस्म का मामला नहीं, आप पूछे पूछे पूछे। भारत में एक बड़ा मसला है इलेक्शंस। क्योंकि होता यह है कि पाकिस्तान में तो एक ही दिन प्रोविंशियल इलेक्शन हो गए, एक ही दिन नेशनल इलेक्शन हो गए, 5 साल फिर छुट्टी। हमारे यहाँ भारत में ये होता है कि हर साल 3-4 इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन में किसी को भी अपीजमेंट करनी पड़ती है। इवन यहाँ यूके यूएसए में भी होती हैं। और इलेक्शन पॉलिटिक्स आपकी नेशनल पॉलिटिक्स या नेशनल इंटरेस्ट को बड़ा अफेक्ट करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि अभी शायद पंजाब इलेक्शन की वजह से फार्मर्स लो वापस लिए गए। आप पंजाब इलेक्शंस को कैसे देखते हैं? कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कांग्रेस छोड़ दी, नवजोत सिद्धू भी वापस कांग्रेस से निकल रहा था, फिर वापस आया। क्या बीजेपी और आपका अलायंस होगा, और क्या वहां पे का चांस है? क्योंकि पंजाब इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस विज अ पाकिस्तान बॉर्डर। देखिए, इसको, इसके दो 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 पहलू हो सकते हैं। कुछ लोग इसको इमीडिएटली, जो एक तो कहते हैं ना कि देखिए आरिफ भाई, मैं आपसे किसी किसी बात पे मेरी डिफरेंट ओपिनियन हो या डिफरेंट राय हो, एक तो ये होता है, लेकिन मुझे आपसे इतनी नफरत है कि मैं कहूं कि आपकी आंखें ही नहीं है, आपकी बाली नहीं है, तो ये पागलपना होता है। हमारे यहां दो चीजें हैं कि मोदी ने ये बिल वापस ले लिया, और मोदी झुक गया, मोदी डर गया। और क्योंकि इलेक्शन उसमें एक एंगल है कि साहब इलेक्शन, तो मोदी को क्या ये इलेक्शन 4-5 दिन पहले ही याद आए थे? इलेक्शन तो पहले से तय था कि 22 में इलेक्शन होने जा रहा है, और ये पिछले ऑलमोस्ट साल भर से ऊपर हो गया इनको बैठे हुए, तो इसमें तो कोई बात छुपी हुई नहीं थी। तो फिर मोदी को क्या इतनी अकल नहीं थी कि मैं इलेक्शन के ऑलमोस्ट आसपास जब ये लूंगा तो मेरे बारे में मैसेज क्या जाएगा कि मेरी एक 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 इमेज है, एक सख्त प्राइम मिनिस्टर की इमेज है, एक डिसाइसिव प्राइम मिनिस्टर की इमेज है, एक कन्विक्शन वाले प्राइम मिनिस्टर की इमेज है। वो अपनी इमेज को टार्निश करेगा क्योंकि किसानों के बिल वापस लेने से जीत की गारंटी होती है। मैं ये नहीं मानता, मैं ये नहीं मानता कि मोदी के मूव को अगर आप देखें तो मैं उसको इस तरीके से देखता हूं कि पंजाब और उत्तर प्रदेश, आप याद करें कि पंजाब का जो जब खालिस्तान मूवमेंट था तो यही जगह सबसे ज्यादा थी, और लोगों को पता नहीं है कुल मिलाकर के पूरे देश में सिखों की जो कत्लेआम हुआ था वो दिल्ली में 3.5 था, देश भर मिला के और 4-5 हजार मान लीजिए, लेकिन
ऑलमोस्ट करीब करीब 40,000 हिंदू पंजाब में मारा गया था। बसों से उतार के, टैक्सियों से उतार के गांव साफ हो गए। वो चर्चा नहीं हुई इस देश के अंदर। लेकिन मोदी के दो मूव को देखें। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी ने एक फैसला लिया, और फैसला यह लिया कि जो पंजाब का बॉर्डर पूरे पाकिस्तान से लगता है, जहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स खड़ी होती है, इस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हर शहर, सॉरी, हर स्टेट में होता होगा। हर स्टेट मींस हर मुल्क में ऐसा होता होगा, लेकिन मुझे तो अपने मुल्क का पता है कि जो बॉर्डर होता है, जहां बीएसएफ खड़ी होती है, जहां रूटीन में वो उसको गार्ड करती है, उसका एक एरिया फिक्स होता है कि बॉर्डर से कितनी अंदर तक वो उसके कंट्रोल में एरिया रहेगा। सिर्फ वो बॉर्डर की पट्टी नहीं होती, कुछ एरिया होता है। तो अमूमन वो 15 किलोमीटर का एरिया होता है हर स्टेट में जहां इंटरनेशनल बॉर्डर लगा होता है, कि बॉर्डर पे बीएसएफ होगी, उसको 15 किलोमीटर अपने अंदर तक वहां अगर कोई भी एक्टिविटी होगी तो बीएसएफ विल कैच हिम, उसको पकड़ेगी और उसके बाद वो पुलिस को दे देगी। अभी क्या किया था नरेंद्र मोदी ने कि जब ये ड्रोन वाला मामला आने लगा, तब बहुत सारी चीजें होने लगी, और जिस तरीके से सिद्धू साहब ने ये सब करना शुरू किया, और ये पूरे किसान आंदोलन के आपने देखा कि कनाडा के सिख भी आ गए, किसी ने 5 करोड़ का इनाम रख दिया, किसी ने 2 करोड़ का इनाम रख दिया। दे वर प्रोवोकिंग मोदी and they were trying to divide Hindu versus Sikh with the help of so-called Muslim leader और एंटी मोदी लॉबी which is available throughout the country। सब लोग इसके पीछे खड़े हो गए कि भाई ये होता रहे। उनका एजेंडा राजनीति थी, लेकिन लार्जली पाकिस्तान से लेकर के जो दूसरी लोग जो भारत के उसमें दुश्मन है, उनका एजेंडा था कि ये डिवाइड बढ़ जाए और इस डिवाइड को उस पीक पे ले जाया जाए जैसे 1984 में हुआ था, और सरकार मजबूर हो जाए। तो मोदी ने पहला एक कदम उठाया था 2-3 महीने पहले, वो खबर बड़ी नहीं बनी। वो ये था कि मोदी ने कहा कि जो पंजाब का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है, उस बॉर्डर पे पहले जो 15 किलोमीटर के इलाके में बीएसएफ मूव कर सकती थी, बीएफ किसी को पकड़ सकती थी, उसका दायरा बढ़ा करके 50 किलोमीटर कर दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास ये पावर आ गई कि इनसाइड इंडिया वो 50 किलोमीटर तक उसकी विल चलेगी। तो उसकी वजह से इनको लगा कि 50 किलोमीटर में तो फिर हम आसपास नजर ही नहीं आएंगे। हमारे लोग 50 किलोमीटर जब कवर करेंगे तो वहां पे जो फोर्स का आदमी 50 किलोमीटर अंदर तक आ गया, तो वो इसका मतलब फिर तो एक्टिविटी हम बॉर्डर पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इस वजह से बड़ा हंगामा हुआ। और ये मूव किस लिए उठाया गया? वो ये जान रहे थे, उनके पास रिपोर्टें थी कि इस पूरे मूवमेंट के जरिए इस देश में एक सिचुएशन क्रिएट की जा रही है जहां हुकूमत जो है ऐसे कदम उठाए जिससे हिंदुस्तान का जो सोशल फैब्रिक है वो टूट सके। और उस आपाधापी के अंदर जो होगा उसमें बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट है कि मोदी को डाउन करो। उनका एजेंडा यहीं तक था, लेकिन वो इन्हीं के साथ खड़े हुए। लिहाजा मोदी ने क्या किया, आप उस दिन का जिक्र करें कि जिस दिन वो जो आपके जो वो बना है हमारे आप गुरुद्वारा, उसका उन्होंने इनॉग्रेशन किया, और पर्टिकुलर डे पे किया जानबूझ के। दे जस्ट वांटेड टू गिव द मैसेज टू द सिक ऑफ दिस कंट्री, डोंट बी मिसगाइडेड बाय द एंटी इंडिया एलिमेंट इनसाइड एंड आउटसाइड। वो बार बार ये कोशिश कर रहा है कि सिख तुम वो लोग हो जिनके बच्चों को दीवारों में चिनवाया गया, जिनका शीशगंज गुरुद्वारा लाल किले के सामने बनाए। वो किन मुगल राजाओं ने कटवाई गर्दनें सिखों की? किसने कटवाई? वो बार बार ये मैसेज दे रहा है, भाई तुम गलत हाथों में जा रहे हो। ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि आप दिल्ली और पंजाब के और कश्मीर में इसको बढ़ावा मिल रहा है। लिहाजा उसको लगा कि इस सब की जड़ ये है कि धीरे धीरे लोग इकट्ठे हो गए हैं इस मूवमेंट के माध्यम से। इसमें एंटी मोदी फोर्सेस, एंटी इंडिया फोर्सेस, इसमें चर्च की लॉबी भी शामिल है, उसमें जिहादी भी शामिल है, उसमें मुल्ला मौलवी भी शामिल है, और कोई बिरयानी बना रहा है, कोई गुरुद्वारों में खीर बांट रहा है। ये सारा का सारा खेल एक लगातार पिछले साल भर से चल रहा था। क्या हिंदुस्तान का जो सिंबल है लाल किला, जहां से आप तकरीर करते हैं, कौम को खिताब करते हैं, जब उसमें वहां झंडे को उतार करके वहां आपने गड़बड़ किया, तो क्या भारत की हुकूमत और दिल्ली की पुलिस जो होम मिनिस्टर अमित शाह के अंडर में आती है, क्या उनको यह नहीं पता था कि हिंदुस्तान के मॉरल पे क्या असर पड़ेगा? क्या वो गोली से नहीं मार सकते थे? लेकिन वो प्रोवोक करके चाहते यही थे, इसलिए दिल्ली में पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया गया। ये सब कुछ इसलिए बर्दाश्त किया गया
कि इसके रिपरकशंस काउंटर प्रोडक्टिव होंगे, और जो पर्पस है वो बिल कुछ भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के दो मैनिफेस्टो के अंदर इसी बिल में जो लाया गया है वो पहले से अनाउंस कर चुके थे, लेकिन अब डेस्परेशन है। तो कुल मिलाकर के मैं ये मानता हूं कि मोदी इस बात को स्मेल कर रहे थे कि इसीलिए अमरिंदर सिंह मिलने आए थे, जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब मिलने आए थे अमित शाह से, और अमित शाह को जो उन्होंने फाइल दी है, अमित शाह को जो डॉक्यूमेंट दिए हैं, इसलिए आपने ध्यान होगा कि जब वो कॉरिडोर खुल रहा था तब भी उन्होंने कहा था, तब भी वो इसके खुश नहीं थे, और जिस तरीके से सिद्धू उस पार्टी का रहते हुए बाजवा से गिले मिला तब भी उन्होंने कहा ये एंटी नेशनल एक्टिविटी है। ये एक तरीके से अगर आप अमरिंदर सिंह को देखें तो अमरिंदर सिंह तो कांग्रेस पार्टी के उस दौर के हैं जिन्होंने सोनिया की शादी में इन्वॉल्व थे, ये लोग तो मीडिएटर थे उस जमाने के। लेकिन अमरिंदर सिंह एक हार्डकोर नेशनलिस्ट हैं, ये बात मैं पिछले 5 साल पहले भी कह चुका हूं, 4 साल पहले भी कह चुका हूं, और उन्होंने बाकायदा बीजेपी के सामने एक चैलेंज था। बीजेपी ने कहा कि क्योंकि वहां उनकी कोई लोकल लीडरशिप कभी नहीं थी और वहां अकाली दल से उनका एक मुआहदा था, अकाली दल में बाप बेटे थे और एक वो लड़की थी, यही 3 लोग चलाते थे। और अगर आप ध्यान से याद करें तो अकालियों ने ही वो उस जमाने, जिस जमाने आप वहां भिंडरवाला पैदा हुआ और ये तमाम सारी चीजें हुई, उसमें अकालियों का बड़ा रोल था, देवर बिहाइंड दिस। लेकिन बीजेपी के पास उस तरीके की सेंट्रल लीडरशिप भी वीक थी, और पाकिस्तान, उनके पंजाब में इनका पास कोई लीडर नहीं था, तो ये सिर्फ एक खाना पूरी के लिए अकाली के साथ चलाते थे। बार बार मुझे याद है 2014 के बाद जब सरकार बनी तो नरेंद्र मोदी ने अकाली दल को साथ रखा और अपनी एक जगह गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हम प्रकाश सिंह बादल का साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने भारत की माइट और भारत की प्रभुसत्ता यानी सॉवरेनिटी के लिए हमारे साथ खड़े रहे, हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। और सरदार के भेष बदल करके ही नरेंद्र मोदी इमरजेंसी के जमाने में गए थे। ये तमाम सारी चीजें हैं, तो वो बार बार ये मैसेज देने की कोशिश की, लेकिन अकाली दल ने जिस तरीके से सरकार को छोड़ा, उनकी जो बेटी साहिबा हैं प्रकाश सिंह बादल साहब की, उन्होंने पार्टी छोड़ी, मंत्री का जो अपना जो उनका ओहदा था वो छोड़ा, और वो भी किसानों में कूद गई। तब उनको लगा कि दिस इज द टाइम टू चेक, और उसके बाद अकाली दल को उन्होंने एक तरीके से खुली छूट दी। अकाली दल सरकार के खिलाफ बोला, फिर वो सरकार से बाहर चला गया, और फिर अमरिंदर सिंह से लगातार बातचीत हुई। अमरिंदर सिंह से इस चीज में तय हो चुका था कि अमरिंदर सिंह इसको नहीं होने देंगे। उन्होंने लास्ट कोशिश की कि सिद्धू को कंट्रोल करें, और आखिर में जाकर के वही हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे जो बिल वापस लेने की कहानी पिछले 4-5 महीने पहले शुरू हो गई थी। इसके लिए एप्रोप्रिएट दिन तलाशा जा रहा था, और ये कहा जा रहा था कि हम इसको एक ऐसे दिन करें जिस पर्पस से, जिस डर से, जिस खदशात के तहत चलते हुए ये मामला डिरेल हो रहा है, उसी दिन का हम इस्तेमाल करें, उसी दिन पे ये मैसेज दें कि हम भारत की सरकार में कौन प्रधानमंत्री है कौन नहीं है, ये हिंदू और सिखों का मामला नहीं है, हिंदू और सिख एक ही मां के बेटे हैं, इस तरीके का मैसेज था। ये 5-6 महीने पहले हो चुका था सब कुछ। अब लोगों को लगता है कि ये यकायक हो गया, इसलिए अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया, कांग्रेस से बाहर आए, अपनी पार्टी का ऐलान किया और साफ साफ कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, और चुनाव लड़के मेरा भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ होगा, अलायंस होगा, और उनके साथ में हुकूमत बनाऊंगा। अब भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त जो पंजाब में अपनी लीडरशिप नहीं मिल रही थी, वो अमरिंदर सिंह एक तरीके से बीजेपी के हो गए। वहां उनको इतने वैसे ही आदमी मिल गया जिसकी जरूरत थी, और क्योंकि बीजेपी का वहां बहुत बड़ा बेस नहीं है, हिंदू वहां माइनॉरिटी में है, इसलिए ये पार्टी बनी और अब ये हुआ। और फिर अमरिंदर सिंह को जब बाहर आ गए तो क्योंकि अमरिंदर सिंह भी एक सरदार हैं, उनको भी ये मैसेज देना था कि देखो मेरे ये कहने से पार्टी ने ये किया, और उसके बाद सोनिया गांधी ने उनको मजबूर किया कि वो भारतीय कांग्रेस पार्टी छोड़ें, वो बाहर आए, और उसके बाद में नरेंद्र मोदी ने एक पंजाब को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल जो साजिशें थी उसको खत्म करते हुए इस आंदोलन को डिफ्यूज करने के लिए जो किसी ने नहीं सोचा था वो अनाउंस कर दिया, और ऐसे दिन किया जब सरदारों का सबसे बड़ा पर्व होता है। तो 2 मैसेज थे, एक सोशल मैसेज था,
एक पॉलिटिकल मैसेज था और एक इंटरनेशनल ताकतें जो पैसा कनाडा से और लंदन में जो कुछ लोगों ने पंचर जोड़ जोड़ के कमा लिया है वो यहां भेजते थे, अनाउंस करते थे, उनको भी मैसेज देना था। लिहाजा मैं ये नहीं मानता कि ये चुनाव का मामला था। चुनाव का मामला तो हिंदुस्तान में लोग इतने समझदार हैं कि भाई आज चुनाव कल 3 महीने बाद होने वाले हैं, नरेंद्र मोदी डर गए, कहीं ऐसा होता है। लेकिन पंजाब बचाना, पंजाब में 50 किलोमीटर का दायरा वहां तक लाना और उसके बाद अमरिंदर सिंह जो बहुत ही जिसे कह सकते हैं कि उन्होंने जंगें लड़ी, 65 की जंग लड़ी है उन्होंने, तो ऐसा नहीं क्या कहते कि वो कोई बिगड़े हुए या कंफ्यूज सरदार हैं, उनको ला करके आगे उसने एक मास्टर स्ट्रोक में कह सकता हूं एक चेकमेट करा कि कांग्रेस का जो सबसे कद्दावर लीडर था पंजाब में वो बीजेपी के साथ खड़ा हुआ है, नेशनलिज्म। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इसको हम अगर ऐसे देखेंगे तो ये बहुत हल्की, बहुत सतही एनालिसिस होगी कि चुनाव में जीतने के लिए किया। उत्तर प्रदेश में तो चुनाव आप नहीं हारने जा रहे थे, पंजाब की तो समझ में आती है, उत्तर प्रदेश में तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला। उत्तर प्रदेश में सिख कौन सी बहुत बड़ी मेजोरिटी में है, कुछ भी नहीं है। और उत्तर प्रदेश के 2-4 जिलों को छोड़ दें, वहां के किसान, क्योंकि वहां बैठने से रुपया पैसा खाना पीना सब कुछ चल रहा था, आपने देखा 5 स्टार किस्म का धरना था, तो बीजेपी को क्या फर्क पड़ने वाला था भाई। 303 में से अगर 250 रह जाती तब भी सरकार बन जाती उनकी। तो उत्तर प्रदेश ज्यादा बड़ा उनके लिए स्टेट था ना कि पंजाब। लेकिन पंजाब जिन हालातों की तरफ बढ़ रहा था वो उनके लिए बड़ा था। लिहाजा मेरा, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं उसको इलेक्शन से नहीं जोड़ता, बल्कि इससे जोड़ता हूं कि मुल्क की दिफा को बचाना था, इसलिए ये फैसला लिया गया है। मेरा मानना, मैं ये नहीं कह रहा कि यही सही होगा, लेकिन मैं उसको इस तरह देखता हूं कि 4-5 महीने पहले से ये कवायद चल रही थी, अमरिंदर सिंह से बातचीत चल रही थी, साइलेंट चल रही थी, कब करें, किस मोड़ पे करें, कैसे करें। और अमरिंदर सिंह को इस बात का लीवरेज देना था कि देखो मैंने बातचीत सरकार से कर रहा था, लगातार कर रहा था, लेकिन इस सिख का ये जो पूरा मूवमेंट था इसे सिख वर्सेस हिंदू बनाया जा रहा था और इसमें इंटरनेशनल ताकतें इंक्लूडिंग पाकिस्तान दखल देने वाला था, इंटरेस्ट फैलाना चाहता था। लिहाजा मैंने बहुत कोशिश की लेकिन आप नहीं माने, और आज मेरे हटने के बाद एक तरीके से अमरिंदर सिंह को पूरी ताकत दी है इन बिल को हटाने के बाद, जो वो ये कह सकें कि मेरे नेगोशिएशन के बाद ये हुआ। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पे राजी नहीं थी क्योंकि उनका एजेंडा किसान नहीं थे, नरेंद्र मोदी को हटाना था पूरे देश में। मेरा एजेंडा नरेंद्र मोदी को हटाना नहीं था, मेरा एजेंडा किसानों को बचाना था, पंजाब को बचाना था। तो सिद्धू जो बाजवा का गला मिलेगा वो कांग्रेस पार्टी उसको एक सेंसिटिव स्टेट में अपना प्रेसिडेंट बनाएगी, अपना अध्यक्ष बनाएगी, इससे मंसूबे नजर आते हैं। लिहाजा मेरी अपनी एनालिसिस है, मैं ये मानता हूं, हो सकता है मैं गलत भी हूं और ये बाद में साबित भी होगा। इसलिए चुनाव की हार जीत से इतना बड़ा फैसला नहीं लिया जाता क्योंकि मोदी की वो इमेज नहीं है। और वो ये भी जानते थे कि इसके होने के बाद कुछ राग दरबारी लोग आ जाएंगे, कोई गिटार बजाएगा, कोई पीपनी बजाएगा, कोई ढोलक बजाएगा। तो वो असदुद्दीन ओवैसी आ गया ना उत्तर प्रदेश में कि हम शाहीन बाग बनाएंगे। तो हमने तो कहा कि अल्लाह तुम्हें सेहतमंद रखे और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान की और खासतौर से उत्तर प्रदेश की गली गली में शाहीन बाग बनाओ, जरा करके तो देखो। 303 नहीं, जितनी सीटें उतनी आ जाएंगी यूपी में, करके तो दिखाओ। और देखें मुसलमान बुरखे वाली औरतें और बुजुर्ग औरतें कहां कहां बैठती हैं, गोरखपुर में, लखनऊ में, कानपुर में, अलीगढ़ में, मेरठ में, जहां जहां बैठना चाहे बैठ जाए। ये उनको समझ नहीं आ रहा है। तो असदुद्दीन ओवैसी जो ये कह रहे हैं, हम कहें कि अल्लाह करे उनको अकल दे और वो उत्तर प्रदेश में शाहीन बाग जगह जगह बना के दिखाएं, फिर देखिए क्या होता है। इसलिए किसान के जो बिल हैं वो मैं समझता हूं इस कारण से हटाए गए हैं, इसका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहां तो ऐसे ऐसे हमारे यहां दानिश्वर सहाफी मौजूद हैं कि नरेंद्र मोदी बातचीत करते हुए योगी के कंधे पे हाथ रख के बात कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यह तस्वीर सिर्फ खिंचवाई गई है ताकि ऑडियंस को यह मैसेज दिया जाए कि नरेंद्र मोदी योगी के साथ हैं, अंदर से तो योगी को वो समाप्त करना चाहते हैं। अगर कोई थोड़ा सा भी अक्लमंद होगा, और मैं मान भी लूं थोड़ी देर के लिए कि 2024 का इलेक्शन नरेंद्र मोदी को लड़ना है और उत्तर प्रदेश एक ऐसा हमारे यहां का सूबा है जहां
लोकसभा की 80 सीटें हैं, 80। अगर 80 सीटों वाले सूबे में नरेंद्र मोदी, जो वहां का सबसे ताकतवर और मोस्ट एक्सेप्टेबल वहां का चीफ मिनिस्टर है, उसे नीचा दिखा करके उसे कमजोर करेगा, तो क्या मुझे बताइए नरेंद्र मोदी 2024 में उस 80 सूबों वाले इस जगह से, वहां से कुछ ले पाएगा? अगर वहां दूसरी हुकूमत बैठ गई और योगी की जगह उसे हटा करके किसी और दूसरा आ गया, तो 80 सीटें जीत पाएगा? अपनी हुकूमत होगी तो हजारों काम वो 2024 तक ऐसे और करेगा कि जो लोगों में छोटे मोटे गुस्से हैं उसे दूर करेगा। लेकिन हमारे सहाफी अपनी ख्वाहिश को खबर बना रहे हैं, तो अब उसमें तो कुछ नहीं कह सकते भाई। तो मजबूरी यह है कि आप सही एनालिसिस तो करें, अपनी अपनी ख्वाहिशों को एक डिब्बे में रखें। मेरी और आपकी ख्वाहिश कुछ हो सकती है, लेकिन वो खबर है या नहीं है ये भी देखना जरूरी है। पुष्पेंद्र जी, आपने यूपी इलेक्शन का जिक्र किया, आपने ये तो बता दिया कि बीजेपी का कैंडिडेट योगी जी होंगे। आप अखिलेश यादव और बाकी जो अपोजिशन है उनको कैसे देखते हैं? यूपी इलेक्शंस के बारे में कुछ बताइए। देखिए, मेरा मानना यह है कि इसमें एक एक सच्चाई ये भी है कि बहुत सारे लीडर जो यूपी के थे, और क्योंकि उत्तर प्रदेश हमेशा चाहे कांग्रेस हो या दीगर पार्टियां रही हो, बीच के अगर आप छोड़ दें, चाहे इंदिरा गांधी रही हो या नेहरू जी रहे हो, सबने चुनाव जो है वो यूपी से ही लड़ा। उस जमाने उत्तराखंड नहीं था, उस वक्त यूपी की 84 सीटें होती थी। और नरेंद्र मोदी जो गुजराती हैं, और लैंग्वेज का भी मामला है, खान पान का भी मामला है, वो नरेंद्र मोदी गुजरात से चुनाव नहीं लड़े लोकसभा का, वो नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़े 2014 का और 2019 का। और बनारस क्यों चुना उन्होंने? बनारस सनातनी हिंदुओं का वो गढ़ है जिसे आप कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। इसलिए बनारस एक ऐसे सेंटर में है कि जहां से पूरे ईस्टर्न वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को आप कंट्रोल करते हैं। एक हमारे यहां जो भगवान शिव के जो जिसे कह सकते हैं महाकाल है, उसका एक पीठ है। जैसे उज्जैन में एक पीठ है, जैसे नासिक में एक है, उसी तरीके से काशी में है। और काशी में अपनी कंट्रोवर्सी है, और शुद्ध रूप से वहां घाटी का, जिसे हम कह सकते हैं कि हमारे जितने भी मठ हैं, हमारे जो मोक्ष का स्थान है, जब हमारे यहां किसी की डेथ हो जाती है तो कहते हैं कि बनारस में उसका अंतिम संस्कार करने से उसे मोक्ष मिल जाता है, या नहीं वो आजाद हो जाता है पुनर्जन्म के लिए। तो इस तरीके की जगह है, और वहां बड़े आस्थाओं का मामला है। बनारस में जाकर के चुनाव लड़ना 2-2 बार, इस बात का मैसेज है कि उत्तर प्रदेश के लिए, सनातनी हिंदू के लिए, आस्थावान हिंदू के लिए, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से आप और उसके मंदिर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनारस कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये मानता हूं कि अखिलेश जी जो हैं उनका एक संकट समझिए। अखिलेश के पास आज ये कहने के लिए नहीं है कि मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था, हमारी मां तो चूल्हे में रोटी बनाती थी। ये लालू और मुलायम तक तो था कि मुलायम और लालू कहते थे भाई हम 4 बजे उठ के भैंसे चराने जाते हैं और हम उन्हें बहुत गरीब हैं। हम लालू खुद किसी चपरासी हुआ करते थे किसी उसमें। तो आज उनकी जो औलादे हैं वो तो स्पेशल प्लेन में अपना बर्थडे केक काट के बना रही हैं हवा में। मुलायम सिंह के परिवार में 5-5 करोड़ की गाड़ियों पे उनके बच्चे घूम रहे हैं। मेरा यह सवाल नहीं कि क्यों घूम रहे हैं, लेकिन ये अखिलेश जी ये नहीं आज कार्ड खेल सकते कि देखिए साहब यादवों के साथ बहुत बुरा हुआ। क्या अखिलेश जी ये कह सकते हैं कि जो 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 समाजवादी पार्टी है वो यादवों की पार्टी है, और उसके अंदर चाचा भाई ताऊ सब राज्यसभा में, लोकसभा में मंत्री सारे यादव, ये वो कह सकते हैं? मुलायम सिंह का दौर और था, अखिलेश का दौर और है। वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, उन्होंने शादी भी एक ठाकुर लड़की से की है जो आपके उत्तराखंड की है, लेकिन अब उनके पास कोई कार्ड नहीं है, इसलिए उन्हें कभी जिन्ना याद आते हैं,
कभी कोई याद आता है। और जो एक बदमाश किस्म का गुंडा जिसे मैं मानता हूं, जिसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए था, लेकिन उसकी उम्र ये उस वक्त इजाजत नहीं देती थी कि उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चले, जिसका नाम आजम खां है, वो बंद है जेल में। बेटा जेल में बंद है, बेटा फोर्जरी में बंद है, और इसने हजारों गरीब मुसलमानों की और हिंदुओं की जमीन को हड़पा, उसमें जेल में बंद है, सीतापुर की जेल में बंद है। अगर मुसलमान और यादव भाई भाई हैं, जिसे आप माई कॉम्बिनेशन कहते थे, वाई से आप एम से मुसलमान और वाई से यादव कहते थे, तो अखिलेश यादव आजम खां के बारे में क्यों नहीं बोल रहे आज? और मुसलमान और यादव के गठजोड़ का सवाल क्यों नहीं उठा रहे आप? वो ये जानते हैं कि अब ये नहीं है, लिहाजा एक लड़ाई जिसे कहते हैं लड़ने के लिए लड़ी जा रही है। सब एक्सपोज हो चुके हैं, हजारों हजारों बीघा जमीन इनके रिश्तेदारों ने किस तरीके से वृंदावन के पास उठा रखी है, बहुत सारी चीजें हैं, किस किस ठेके में क्या हुआ। लिहाजा मैं आज अखिलेश में के साथ में उन लोगों को देखता हूं कि जितनी विद इन बीजेपी में भी वो लोग जो मोदी से कहीं कहीं अपने आप को ये मानते हैं कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए था, दो दो बार ये प्राइम मिनिस्टर हो गया। ये बात अलग है कि उनकी अपनी औकात नहीं है कि वो अपना चुनाव अपने आप जीत सकें, ऐसे बहुत से लोग हैं, और लेकिन उनको अपनी जाति का बड़ा घमंड है, इसलिए वो कोशिश में लगे हैं कि मोदी को कमजोर करें। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मैं ही मानता हूं, इसमें कोई बात छुपी हुई नहीं है, वो अपने अंदर खाने काम करते रहते हैं, और इसलिए उनको लगता है कि हम इधर भी रहेंगे इधर भी रहेंगे, और मोदी कमजोर होगा तो हमारी दुकान चलेगी। ये काम बहुत दिन से चल रहा है, और उसमें उत्तर प्रदेश के कुछ लीडर शामिल हैं, खुद योगी के साथ में जो लोग डिप्टी सीएम बने वो इसमें शामिल हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनको बनना चाहिए मुख्यमंत्री, क्योंकि योगी तो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, लेकिन योगी जब मुख्यमंत्री बना तो उसने अपना एक ऑरा क्रिएट कर दिया, उसने साबित कर दिया मैं कैसे चलाऊंगा। आज कोई योगी के ऊपर ये तो नहीं कह सकता कि योगी ने कोई करप्शन किया है। आज तक बताइए योगी पे कोई चुनाव लगा हो कि योगी ने यहां पैसा खा लिया वहां कैसा खा लिया, इनके रिश्तेदार। वो तो अपने अपने वालिद की जब डेथ हुई तो उसने कहा, उस वक्त कोई प्रोग्राम था यहां यूपी में, उसने कहा मेरी जिम्मेदारी सीएम पद पर इस सूबे को चलाने की है, मैं इस वक्त सूबे को कोविड में बचाने जाऊं या अपने वालिद के इंतकाल की आखिरी रसूमात में जाऊं। वो नहीं गया। अब आप कैसे लोग हैं टेलीविजन पे बैठ के ये कहते हैं कि ये कैसी औलाद है जो अपने बाप के मरने पे नहीं गया। तो ये नहीं समझेंगे ना कि योगी क्यों बना, वो ये गेरुए बस उसने क्यों पहने, ये लोगों को नहीं पता, इसलिए लोग हल्के तरीके से विवेचना करते हैं। लिहाजा मैं मानता हूं कि अखिलेश क्योंकि उन सब पार्टियों में एक बड़ा फेस है, कांग्रेस का कौन प्रेसिडेंट है ये किसी को पता ही नहीं है यूपी में। कोई नाम बता दे कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन है, कोई बता दे कांग्रेस के जितने बड़े लीडर थे जो उत्तर प्रदेश से चुनाव हार रहे थे वो वहां क्यों गए, वायनाड क्यों गए। वो इतने बड़े लीडर थे तो उनको मुसलमानों की थिकली कॉन्स्टिट्यूंसी वायनाड में जाकर के क्यों चुनाव जीतना पड़ा। बनारस में मोदी के खिलाफ खड़े होते राहुल गांधी, तो हम भी देखते, योगी के खिलाफ खड़े होते। लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में मोहतरमा जीत गई है लेकिन बेटा तो हार गया था, तो बेटा हार गया तो वो तो वायनाड चले गए, अब उत्तर प्रदेश में क्या करें। तो ये सब मिलकर के एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं, और उस माहौल में ना तो मायावती के पास कोई चेहरा, क्योंकि मायावती इज ए स्पेंट फोर्स, अब सिर्फ वो बयान और प्रेस रिलीज जारी कर सकती हैं और कुछ नहीं कर सकती। वो पूरा मोदी बिलोंग्स टू ए ओबीसी कम्युनिटी। तो आज अखिलेश यादव के पास ये भी कार्ड नहीं खेल सकते कि देखिए मैं ओबीसी हूं। ओबीसी का मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो बैकवर्ड कम्युनिटी में तो मोदी आता है, तो मोदी तो बैकवर्ड कम्युनिटी का प्राइम मिनिस्टर है, और मोदी ने तो बैकवर्डों के लिए काम किया। मोदी ने तो इस देश में छोटी छोटी प्रॉब्लम जो गांव और छोटे छोटे शहरों में होती हैं कि लोगों के घरों में टॉयलेट नहीं है, उसके बारे में सोचा। मोदी ने तो गांव के डीपेस्ट एरिया के अंदर गैस पहुंचा दी जहां घर में 2 ही वक्त खाना बनता था। तो आज उसको कैसे काउंटर करें। लिहाजा अखिलेश एक फेस तो दिखता है हमें, लेकिन बीजेपी कांग्रेस पार्टी है या बसपा है, इनका तो फेस ही नहीं है। तो ये सब लोग ढोलक बजा रहे हैं कि इसके अखिलेश के साथ खड़े हो जाओ, क्योंकि उनका एक कमिटेड वर्कर है और वो एक पर्टिकुलर जाति तक है सीमित, उसमें कुछ लोग शामिल हो गए हैं और अब उनकी हालत नहीं है इस वक्त देश में वो ये कहें कि हम मुसलमान 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 मुसलमान, और वहां से असदुद्दीन ओवैसी आ गया है जो उनको गाली दे रहा है। तो अखिलेश
जो आज की पोजीशन में है वही करीब करीब रहेंगे, मैं ये मानता हूं। इलेक्शन कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसे आज प्रिडिक्ट किया जाए, क्योंकि इलेक्शन की ईव तक बहुत सारे नाटंकियां होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, और उसमें मोदी के हाथ ज्यादा मजबूत हैं। अभी मोदी के हाथ बहुत मजबूत हैं, और पूरा ये देश जानता है, और हिंदू खासतौर से, जिस आपको आप हार्डलाइनर हिंदू कहते हैं, वो ये जानता है कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी की हुकूमत न होती तो अयोध्या में जो मंदिर का फैसला कोर्ट ने आया था वो जमीन पर नहीं उतरता। वो ये जानता है। इसलिए वो जो कमिटेड वोटर है, जो मोदी को नहीं जानता, वो उस मंदिर को देखता है, वो उस अयोध्या को देखता है, उस फैसले को देखता है, मोदी का कमिटमेंट देखता है, मोदी डेवलपमेंट की भी बात करता है। आज अयोध्या में दिवाली कैसे हो रही है, मथुरा में तो ये तमाम सारी जो वो एक बहुत बड़ी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो कभी ये मानती नहीं थी कि उनके लिए कुछ किया जा रहा है, तो वो भी है। और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ये मुझे लगता है कि पूरी की पूरी आप अखिलेश का अगर पूरा कैंपेन का अंदाजा देखें तो वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर डेवलपमेंट की बात है तो इस पे बात करो ना, ये तो इस पे तो बात होगी ना भाई। इस देश में चुनाव, आरिफ भाई, बिजली, पानी और सड़क, ये 3 मुद्दे होते थे, और बैकवर्ड और दलित और मुसलमान का वोट किसे जा रहा है? आप कोई बताता है? आज आपने इतने दिन से एनालिसिस सुनी कि कोई पूछ रहा हो, कोई रिपोर्टर बता रहा हो कि मुसलमान किस तरफ जा रहे हैं? मुसलमान के वोट को भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी ने इररिलेवेंट बना दिया है। उसने कहा जिसको दिल चाहे तुम दो जाओ, मुझे नहीं दोगे मत दो, लेकिन खुल के कहो कि हम मोदी को वोट नहीं देंगे। वो कह भी नहीं पा रहे बेचारे। इसलिए मैंने कहा ना कि डर के आगे जीत होती है। ये जो डरा रहे साहब, मुसलमान नाराज है और हिंदू को, बीजेपी को नहीं देंगे, आरएसएस को नहीं देंगे, उनका मत दो जाओ, हमें मत दो जाओ। अगर परसेंटेज पे तय होगी तो क्या बात पड़ता है? 25% हिंदू साथ खड़े हो गए तो खत्म हो गई कहानी तुम्हारी। 90 करोड़ हिंदू हैं, उसमें से 25 करोड़ मोदी के साथ खड़े हो गए तो मुसलमान की दुकान कहां चलेगी? जाओ मत दो, तुम शकीबुर रहमान बर्क को दो जाओ, जो तुम्हारा दिल करे। तो आपने अपनी रिलेवेंट खुद कर दी खत्म। तो मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में आज तक की जो है सिचुएशन कोई बहुत खराब नहीं है, लेकिन जो अभी मोदी के हाथ में कई सारे एजेंडे हैं उसमें से बाहर आएंगे तो बिल्कुल आपको एक तरफा इलेक्शन नजर आएगा। फिर ये जो किसान आंदोलन और फलाना आंदोलन, ये दोबारा अब पैदा होने वाले नहीं है। अब इसको लोग कुछ भी कह लें, इसको कोई मास्टर स्ट्रोक कह ले या इसको कोई बड़ा डिसीजन कह ले, और बहुत सारे पत्रकार जो बेरोजगार हो गए वो आजकल यूट्यूब पे बैठ करके तरह तरह की बातें करते हैं। और एक नया शगुफा निकला है, हु आफ्टर मोदी। तो मोदी तो जान ही रहा अभी का, तो आफ्टर की बात कहां से आ गई? लेकिन एक नया शगुफा, क्योंकि हमारे यहां यह है ना कि दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है कि तुम भी ताश खेलो और हम भी ताश खेलें, और कह दो हमारी चाल आ गई और तुम्हारी चाल आ गई, और 2 लोग ताश खेल रहे हैं और बीच में एक आदमी ने बोला आप बार बार चाल खेल रहे हैं, 5 करोड़ की चाल खेल रहे हैं, या तो 5 पैसे भी नहीं है। तो वो दोनों बोले कि हम लोग हारे हुए नवाब हैं, अपना शौक पूरा कर रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, आखिरी सवाल। अच्छा, लास्ट सवाल सर बताएं। क्योंकि फिर 2 घंटे हो गए तो अब आपके शराफत का हम इतना भी नाजायज फायदा ना नहीं उठाएं। नहीं 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 नहीं, आप भाई हैं भाई, आप भाई आ रहे भाई, पूछिए पूछिए पूछिए। अच्छा, पुष्पेंद्र जी, विंटर सेशन आ रहा है पार्लियामेंट का, और जी जी कुछ जी। प्रेडिक्शंस हो रही हैं कि ये भी लाएगा वो भी लाएगा। तो एक तो आपका क्या ख्याल है, कौन से बिल आएंगे और कौन से अब बाकी हैं अर्जेंटली जो कि हमें इम्प्लीमेंट करने हैं? जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूनिफॉर्म एजुकेशन मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा क्या चीजें हैं जो आ सकती हैं और जो आनी चाहिए पार्लियामेंट में? देखिए, मैं इस पे बहुत बेहतर आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि सच में मैं बहुत ज्यादा टैप नहीं रखे हुआ हूँ इसको इस वक्त। और मैं अभी 1 हफ्ते पहले भी बाहर था, अभी 2-3 दिन के बाद फिर मैं बाहर जा रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, मोदी तो इस चीज में बहुत माहिर आदमी है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो आप देखिए कि आप, इस बात का मैं इशारा इसलिए दे रहा हूं कि अभी ये बात नहीं कहीं आई, अभी ये बात कहीं नहीं आई है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखबारों में आधी आधी पेज की खबरें छपी हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो हम सड़कों पर उतरेंगे।
अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, धारा 370 और राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में कई सालों से देख रहे हैं, राइट? अब उसमें से दो मुद्दे खत्म हो गए, राम मंदिर समाप्त हो गया और 370 समाप्त हो गई। तो जो हिंदू है, जो पिछले 40-50 साल से इस हिंदू की पॉलिटिक्स के पे इन्वॉल्व है, उसको चाहे उसकी गहराई न पता हो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या होने वाला है, लेकिन वो ये समझता है कि इसे लाने से मुसलमानों को ठीक किया जा सकता है। उसे ये गलतफहमी है। हो ना हो एक अलग बात है। अगर आप मुझसे पूछें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। क्या हिंदू 7 फेरे लेके शादी नहीं करेंगे? क्या मुसलमान निकाह नहीं पढ़ाएगा? क्या चर्च में जाकर के वो जो बैप्टाइज के वो नहीं होगा? कुछ बदलने वाला है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक आम हिंदू ये मानता है कि इसको लागू करने से मुसलमान को औकात दिखाई जा सकती है, उसको इतना ही पता है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो मुझे लगता है कि ये जो आपका ख्याल है वो इसलिए मैं मजबूत मानता हूं कि ये इसके बारे में यकायक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, जब इस देश में किसानों के आंदोलन की बात हो रही है, सिखों की बात हो रही है, पंजाब, ये इस पर्सनल लॉ बोर्ड ने यकानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों कहा कि हम इसे किसी कीमत पे लागू नहीं होने देंगे? ये इसीलिए कि उनको लगता है कि मोदी के पास राम मंदिर और 370 की तरह एक आखिरी मुद्दा होगा और मोदी चौराहे चौराहे ये कहेंगे कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में जो 3 बड़े मुद्दे थे वो हमने समाप्त कर दिए और तीनों पे मुसलमानों को बहुत ऐतराज थे, हमने उनके ऐतराजों को ऐसे भाड़ में फेंक दिया, हमने उनकी नहीं सुनी। और इसके बाद में जो कुछ और लोग थोड़े नाराज होंगे वो ज्यादा खुश होंगे, लेकिन नाराज होने वाले लोग ऐसा काम कर देंगे कि मोदी के इस बिल को घर घर पहुंचा देंगे ताकि हर हिंदू को पता चल जाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पास हो गया है। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही है, ये हिंदुस्तान के अखबारों को पढ़ने से लगता है कि ये इनके एजेंडे में है। लेकिन सरकार, मुझे लगता है कि जब वो पार्लियामेंट सेशन होता है तो वो बांट बताती है कि हम किस किस बिल को लाने वाले हैं, लेकिन उसमें यह शर्त नहीं है कि जिसको नहीं बताया वो नहीं लाएंगे। तो वाजे तो कर देंगे ये 2 दिन पहले, लेकिन ये ला सकते हैं उसको, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें दूसरी तरफ चली जाएंगी और जो हिंदू कंसोलिडेशन है उसको लगेगा कि देखो साहब, ये मर्द आदमी है, इसने बड़ा काम कर दिया और सीए वापस आ जाएगा और 370 भी वापस आ जाएगा। जो मुसलमानों की कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक ख्वाहिश है वो उसके ऊपर एक और कुठाराघात होगा, एक और हमला होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया है। ये मुझे लगता है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड में तमाम सारे लोग, खासतौर से जो सो कॉल्ड हिंदू फोर्सेस हैं, जो कांग्रेस के या और लोगों के साथ में हैं, वो भी इस पे कुछ नहीं बोल पाएंगी, क्योंकि आज की जनरेशन में बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि हिंदुस्तान एक है। जब एक कानून है, एक संविधान है, एक आइन है, तो फिर एक एजुकेशन, एक हमारे यहाँ सिविल कोड क्यों नहीं है, हमारे यहाँ क्रिमिनल लॉ। तो इन सब चीजों पे उसका वोट बैंक बढ़ेगा इसको लाने से। तो मैं समझता हूं कि एक तीर से 2 निशाने होंगे। जो पूरा पूरा किसानों का आंदोलन था वो डिफ्यूज हो जाएगा, पंजाब में उनको ताकत मिलेगी और पंजाब में कुल मिला के 9 सीटें हैं लोकसभा की, वहां भारतीय जनता पार्टी ताकत से लड़ेगी, वहां 26% हिंदू है, हिंदू कंसोलिडेशन होगा, हिंदू और सिखों के बीच में एक रिलेशन बहुत स्ट्रांग बनेगा, क्योंकि 2 पार्टियों का जो मेन पार्टी है जो बनेगी इनकी कांग्रेस के अलावा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि सिद्धू साहब देर सवेर आप पार्टी में जाएंगे, उनका रास्ता वही है और उसी की भूमिका तैयार हो रही है। और कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि वो आप पार्टी में चले जाएं, क्योंकि उसे मालूम है कि कांग्रेस पार्टी नहीं आने वाली है। इसलिए आप पार्टी के माध्यम से वो वही सब काम करेंगे जो केजरीवाल कर रहे हैं। मेरा 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 अपना असेसमेंट ये है। लिहाजा आपकी बात को मैं इसलिए बैक करने को तैयार हूं क्योंकि हिंदुस्तान के अखबारों में जो कुछ आ रहा है यूनिफॉर्म यकायक, जिसका कहीं कोई जिक्र नहीं था, कहीं 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 ऐसा नहीं लगता था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे इस वक्त बात करने की क्या आवश्यकता है, लेकिन जो लोग होते हैं उन्हें हवा लग जाती है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इस सेशन में आ सकता है। और पॉपुलेशन बिल और यूनिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी ना 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 ना, ये अभी नहीं आने वाली, ये अभी नहीं आने वाली, ये अभी नहीं आने वाले। अभी तो 24 के लिए भी तो कुछ हथियार चाहिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है।
शुक्रिया पुष्पेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। इट वाज अगेन ए लर्निंग सेशन, और काफी चीजें मैं तो एज ए स्टूडेंट सुनता रहा, और मुझे आगे स्टडी के लिए और रास्ते खुल जाते हैं आपकी बातें सुन के। जो वक्फ बोर्ड के हवाले से मैंने चीजें सुनी, मैंने पिछले दिनों आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने 12 साल के बच्चे के बारे में बताया था जिसने जमीन खोदी थी 65 की जंग में, जब भारत की फौज जा रही थी। हाँ तो रामपुर। वो मैंने फिर उसकी खुल के जाके स्टडी क्योंकि आपने तो मुख्तसरन बताया था, तो आपकी बातों से कई चीजें खुलती हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अल्लाह सेहत दे और आप अच्छी तरह रहें, खुश रहें, यही मेरी आपके लिए दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमको याद करा आपने और याद करते रहा करिए, हम आपके लिए अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद।